आर्टिकल 124 से 147। सुप्रीम कोर्ट, संविधान का संरक्षक, न्याय का प्रहरी, सब ठीक है, लेकिन क्या हुआ दृष्टि? न्यायपालिका के गलियारों में खो गई हो या कोई नया सवाल परेशान कर रहा है? सर, पिछली क्लास में जब हम आर्टिकल 124, 147 पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन सर, मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी सिर्फ अधिकारों से नहीं चलता, ये संसाधनों यानी रिसोर्सेज से चलता है। सरकार हमसे टैक्स लेती है, लाखों करोड़ों रुपए, संसद उसे खर्च करने की मंजूरी देती है। लेकिन सर, जब वो पैसा कार्यपालिका यानी मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के हाथ में जाता है तो ये कौन देखता है कि वो पैसा उसी काम पर खर्च हुआ जिसके लिए दिया गया था? क्या कोई ऐसा हीरो है जो सरकार की तिजोरी पर पहरा देता है, या फिर लोकतंत्र की गाड़ी बिना ब्रेक के चल रही है? दृष्टि, तुमने आज उस नब्ज को छू लिया है जिसके बिना ये पूरा संविधान एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा। तुमने न्यायपालिका की बात की जो कानूनों की रक्षा करती है, लेकिन याद रखना, कानून तोड़ने पर सजा होती है, मगर जब देश का खजाना लुटता है तो पीढ़ियां गुलाम हो जाती हैं। आज हम जिस शख्सियत, जिस संवैधानिक संस्था की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 है। ये वो अधिकारी है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में खड़े होकर कहा था, ये संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, यानी प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से भी ज्यादा, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा? हाँ दृष्टि, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रमुख है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, लेकिन CAG उस खजाने का प्रमुख है जो इस देश को चलाता है। वो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक यानी गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो 1858 के ब्रिटिश भारत से शुरू होकर 2026 के डिजिटल भारत तक जाएगी। हम देखेंगे कि कैसे एक हस्ताक्षर सरकार की नींव हिला सकता है। क्या तुम तैयार हो लोकतंत्र के इस वित्तीय बहीखाते को डिकोड करने के लिए? बिल्कुल सर, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? मुझे आर्टिकल 148 से 151 याद करने में हमेशा दिक्कत होती है। चिंता मत करो, मान सर की ट्रिक्स है ना। आज हम इस टॉपिक का 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति और भविष्य, सब कुछ। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने जो माइंड मैप शेयर किया है उसे खोल लो, क्योंकि आज का डेटा बहुत भारी होने वाला है। किसी भी संस्था को समझने के लिए उसकी जड़ों को खोदना पड़ता है। CAG कोई रातों रात पैदा हुई संस्था नहीं है। तो सर, क्या मुगलों या मौर्य काल में भी ऑडिट होता था? बिल्कुल, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लेखांकन की बात की थी, लेकिन आधुनिक CAG की नींव अंग्रेजों ने रखी। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 1858, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश ताज के पास गया तो उन्हें लगा कि भारत में हो रही खर्च पर नजर रखने के लिए एक अलग विभाग चाहिए। 1860 में सर एडमंड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया। वर्ष 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यहां पहली बार ऑडिटर जनरल को सरकारी नियंत्रण से थोड़ी मुक्ति मिली और उसे वैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसने प्रांतीय ऑडिटर जनरल का प्रावधान किया और इस पद की स्वतंत्रता को और मजबूत किया। इसी एक्ट ने हमारे वर्तमान संविधान के आर्टिकल 148 की नींव रखी। और फिर 1950 में संविधान लागू हुआ? हाँ, और 1950 में हमने इसका नाम बदलकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर दिया। पहले ये केवल ऑडिटर जनरल था। सर, ये कंट्रोलर शब्द का क्या मतलब है? ये थोड़ा भारी नहीं लगता? यही तो असली कैच है दृष्टि। ये शब्द हमने ब्रिटेन से उधार लिया, लेकिन इसकी आत्मा वहीं छोड़ा है। इसे हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले अपने वर्तमान हीरो से मिल लेते हैं। 2026 में हमारे कैग कौन हैं? एक सौम्य लेकिन दृढ़ चेहरे वाले अधिकारी की ओर। ये है श्री के संजय मूर्ति। नियुक्ति 21 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाई। पृष्ठभूमि, ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले ये उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने में इनका बड़ा हाथ था। पूर्ववर्ती, इन्होंने GC मुर्मू का स्थान लिया। ये भारत के 15वें कैग माने जाते हैं क्रम में। तो सर, क्या हमें पहले कैग का नाम भी याद रखना चाहिए? 100%। पहले कैग थे V नरहरि राव, 1948 से 1954। इनका नाम रट लो, क्योंकि स्टेट PSC, RPSC, UP PSC, स्टेट PCS अक्सर पहले और वर्तमान का मिलान यानी मैच द फॉलोइंग करवाते हैं।
अब चलते हैं आर्टिकल 148 पर, यानी स्वतंत्रता का अभेद्य किला, यानी द इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 के अध्याय 5 में प्रवेश कर रहे हैं। आर्टिकल 148, इसे मैं स्वतंत्रता का किला कहता हूं। किला क्यों सर? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस पद के चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें खड़ी की हैं कि सरकार यानी एग्जीक्यूटिव चाहकर भी इस पर दबाव नहीं डाल सकती। चलो आर्टिकल 148 को डिकोड करते हैं। एक साइड में है खंड, दूसरा प्रावधान, एक है निहितार्थ। 148(1) में प्रावधान है भारत का एक सीएजी होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिपत्र यानी वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील से। 148(1) में इम्प्लीकेशन, वारंट शब्द का प्रयोग केवल राज्यपाल, जजों और सीएजी के लिए होता है। ये सर्वोच्च सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। 148(2) में प्रावधान है शपथ, अनुसूची 3 के तहत। 148(2) में इम्प्लीकेशन, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा प्लस भारत की अखंडता को बनाए रखना। 148(3) में प्रावधान है वेतन, संसद द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इनके वेतन में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन यानी डिसएडवांटेजियस चेंज नहीं हो सकता। दृष्टि, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इसका मतलब समझते हो? मतलब राष्ट्रपति खुद साइन करते हैं? हाँ, लेकिन ये सिर्फ साइन नहीं है, ये एक विशेष प्रोटोकॉल है। इसका मतलब है कि सीएजी सरकार का कर्मचारी नहीं है, वो सीधे राष्ट्रपति यानी राज्य के प्रमुख के अधिकार क्षेत्र से आता है। वरीयता क्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में सीएजी का स्थान 9वां है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर है। सोचो, एक आईएएस अधिकारी जो सचिव बनता है वो बहुत नीचे होता है, लेकिन सीएजी बनते ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो जाता है। दोस्तों, एक सेकंड रुकिए। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे सिनेमैटिक विजुअल्स की मदद से सीएजी जैसा कठिन टॉपिक भी कितना आसान और मजेदार लग रहा है। सोचिए, अगर यही विजुअल मैजिक आपको इंडियन ज्योग्राफी में मिल जाए तो, जहां आपको नदियां, पहाड़ और दर्रे रटने ना पड़े, बल्कि आप उन्हें अपनी स्क्रीन पर लाइव देख सकें। मैंने खास आपके लिए टेस्ट क्यू एप्लीकेशन पर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का सिनेमैटिक कोर्स लॉन्च किया है। ये सिर्फ एक क्लास नहीं, बल्कि पूरे भारत का एक डिजिटल टूर है। और सबसे अच्छी बात, ये कोर्स अभी बेहद नाम मात्र शुल्क यानी नॉमिनल फी में उपलब्ध है, ताकि मेरा हर स्टूडेंट, चाहे वो गांव में हो या शहर में, इसे अफोर्ड कर सके। तो रटना बंद कीजिए और समझना शुरू कीजिए। अभी टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें और इस कोर्स को ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस देखते हैं सीएजी की शक्तियों को। सर, हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूवल क्या है? क्या राष्ट्रपति उन्हें जब चाहे हटा सकते हैं, जैसे राज्यपाल को? बिल्कुल नहीं, यही तो इस किले की सबसे मजबूत दीवार है। हटाने का तरीका यानी रिमूवल प्रोसेस, सीएजी को केवल उसी रीति यानी मैनर और उन्हीं आधारों यानी ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। यानी महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया? तकनीकी रूप से संविधान में महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए है, लेकिन प्रक्रिया वही है। आधार, साबित कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। प्रक्रिया, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना चाहिए। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत यानी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत यानी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। यही तो उद्देश्य है, ताकि सीएजी निडर होकर सरकार की कमियां निकाल सके। अगर उसे डर होता कि प्रधानमंत्री एक साइन करके उसे हटा देंगे, तो क्या 2G स्पेक्ट्रम या कोयला घोटाले की रिपोर्ट कभी बाहर आती? कभी नहीं सर। और एक और सुरक्षा कवच है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय। सीएजी के ऑफिस का पूरा खर्च, उनकी सैलरी, पेंशन, सब कुछ भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। भारत का मतलब उस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती? सही पकड़े हैं, संसद चर्चा कर सकती है, लेकिन वोट करके रोक नहीं सकती। यानी अगर संसद नाराज भी हो जाए तो भी सीएजी की सैलरी नहीं रोक सकती। इसे कहते हैं वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब इन आर्टिकल्स को याद करने की मान सर की ट्रिक नोट करो। CDFR, ये तो बहुत आसान है। सर, आर्टिकल 148(4) में जो नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट वाली बात है, क्या उसका हमेशा पालन हुआ है? ये एक विवादास्पद मुद्दा है दृष्टि। संविधान कहता है कि सीएजी रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे, लेकिन सरकारें चालाक होती हैं। कभी कभी उन्हें वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जैसे AK चंदा,
जो एक अर्धन्यायिक पद है। आलोचक कहते हैं कि यह संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर सीएजी को रिटायरमेंट के बाद किसी बड़े पद की उम्मीद होगी तो वो सरकार को खुश करने की कोशिश कर सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 149 पर। संविधान यहां थोड़ा आलसी हो गया। उसने सीधे नहीं बताया कि सीएजी क्या काम करेगा, उसने गेंद संसद के पाले में डाल दी। संसद कानून बनाकर जो काम देगी सीएजी वही करेगा। तो संसद ने कौन सा कानून बनाया? संसद ने बनाया सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इसे हम प्यार से डीपीसी एक्ट 1971 कहते हैं। इस एक्ट में क्या है सर? ये एक्ट सीएजी को वो ब्रह्मास्त्र देता है जिससे वो ऑडिट करता है। इसके तहत सीएजी 3 मुख्य काम करता है। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होने वाले सभी खर्चों का ऑडिट, आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट का ऑडिट, पीएसयूज यानी सरकारी कंपनियों और निगमों का ऑडिट। यहां तक कि अगर किसी एनजीओ या संस्था को सरकार से भारी फंडिंग मिलती है यानी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, तो सीएजी उसका भी ऑडिट कर सकता है। सर, आपने 1976 के संशोधन की बात की थी। हाँ, ये भारतीय प्रशासनिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। 1976 से पहले सीएजी 2 काम करता था: अकाउंटिंग यानी लेखांकन, हिसाब किताब लिखना, ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा, लिखे हुए हिसाब की जांच करना। सर, ये तो वही बात हुई कि मैं खुद अपना पेपर लिखूं और खुद ही चेक करूं। मैं तो खुद को पूरे नंबर दूंगी। बिल्कुल सही, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। इसीलिए 1976 में सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का नया पद बनाया गया। केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट अब अकाउंट्स सीजीए बनाता है और ऑडिट सीएजी करता है, यानी सेपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम ऑडिट। स्टेट गवर्नमेंट, यहां अभी भी पुरानी व्यवस्था है। सीएजी ही राज्यों के खाते बनाता है, कंपाइल्स और ऑडिट भी करता है। एग्जाम ट्रैप अलर्ट। एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि सीएजी कंपाइल्स द अकाउंट्स ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। ये गलत है। वो केवल राज्यों के खाते कंपाइल करता है, केंद्र के नहीं। ओहो, ये तो बहुत बारीक अंतर है। सर, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं? सीएजी की ऑडिटिंग टोपी में कई पंख हैं। रेगुलेटरी ऑडिट यानी विनियामक ऑडिट, क्या नियमों का पालन हुआ, क्या वाउचर सही है। प्रोप्राइटरी ऑडिट यानी औचित्य ऑडिट, ये सबसे खतरनाक है। यहां सीएजी पूछता है कि खर्च कानूनन सही हो सकता है, लेकिन क्या ये बुद्धिमानी भरा था। उदाहरण के लिए, अगर सरकार 100 रुपए का पेन 500 रुपए में खरीदे और सारे बिल पक्के हों तो रेगुलेटरी ऑडिट में ये पास हो जाएगा। लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट में सीएजी पूछेगा, भाई 100 का पेन 500 में क्यों? क्या ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है। परफॉर्मेंस ऑडिट यानी योजना जैसे मनरेगा का लक्ष्य पूरा हुआ, क्या पैसा सही लाभार्थियों तक पहुंचा। दृष्टि, अब एक सवाल, क्या सीएजी सच में कंट्रोलर है? नाम तो यही कहता है। नाम धोखा दे सकता है। ब्रिटेन में यानी यूके में सीएजी के पास एक्सचेकर कंट्रोल की पावर है, यानी सरकार खजाने से 1 पाउंड भी नहीं निकाल सकती जब तक सीएजी साइन न करे। वो पहले चेक करता है, फिर पैसा निकालने देता है। ये पोस्टमार्टम जैसा है। तो भारत में कंट्रोलर शब्द क्यों रखा गया? शायद औपनिवेशिक आदत, लेकिन व्यवहार में भारत में सीएजी खजाने से पैसा निकलने से रोक नहीं सकता। वो सिर्फ आलोचना कर सकता है जब पैसा गलत खर्च हो जाए। ये भारतीय सीएजी की एक बड़ी कमजोरी भी मानी जाती है। अब देखो, अनुच्छेद 150, 151 और पीएसी एक त्रिकोण। आर्टिकल 150 छोटा है, ये कहता है कि केंद्र और राज्यों के खाते किस फॉर्मेट में रखे जाएंगे ये राष्ट्रपति तय करेंगे, लेकिन सीएजी की सलाह पर। इसका मकसद है कि पूरे देश में हिसाब किताब का तरीका एक जैसा हो। अब आते हैं आर्टिकल 151 रिपोर्ट्स पर। सीएजी अपना होमवर्क यानी रिपोर्ट किसे सौंपता है? संसद को? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। केंद्र की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति उसे संसद यानी पार्लियामेंट के पटल पर रखवाते हैं। राज्य की रिपोर्ट गवर्नर को, राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाते हैं। सीएजी 3 मुख्य रिपोर्ट्स पेश करता है। एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिपोर्ट यानी विनियोग खाते, खर्च वर्सेस बजट। दूसरा फाइनेंस अकाउंट्स रिपोर्ट यानी वित्त खाते, आय और व्यय। पब्लिक अंडरटेकिंग्स रिपोर्ट यानी सार्वजनिक उपक्रम, पीएसयूज का हाल। सर, संसद में रिपोर्ट रखने के बाद क्या होता है? क्या 543 सांसद मिलकर उसे पढ़ते हैं? 500 पन्नों की तकनीकी रिपोर्ट? कतई नहीं। संसद के पास इतना समय और एक्सपर्टीज नहीं है। इसीलिए संसद की एक विशेष समिति है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। सीएजी और पीएसी का रिश्ता जय वीरू जैसा है। सीएजी रिपोर्ट बनाता है, पीएसी उस रिपोर्ट की जांच करती है।
सीएजी पीएसी की बैठकों में मौजूद रहता है और उन्हें समझाता है कि घोटाला कहाँ हुआ है। इसीलिए सीएजी को पीएसी का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड यानी मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। बिना सीएजी के पीएसी बिना आंखों वाली है और बिना पीएसी के सीएजी बिना दांत वाला है। दोनों मिलकर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही तय करते हैं। सर, अगर सीएजी इतना पावरफुल है तो फिर भी घोटाले क्यों होते हैं? क्योंकि हर सुपर हीरो की एक कमजोरी यानी क्रिप्टोनाइट होती है। गुप्त सेवा व्यय यानी सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। रॉ, आईबी जैसे खुफिया विभागों के खर्च का सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता। वो बस अधिकारियों के प्रमाण पत्र पर भरोसा करता है। समय की देरी, रिपोर्ट आने में 1-2 साल लग जाते हैं, तब तक बात पुरानी हो जाती है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की तरह ऑडिट डिलेड इज अकाउंटेबिलिटी डिनाइड। एनजीओज और पीपीपी, 1971 का एक्ट पुराना हो गया है। आज सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी में बहुत काम कर रही है। रिलायंस या अडानी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीएजी को इनके ऑडिट में कई कानूनी अड़चड़ें आती हैं। विनोद राय, पूर्व सीएजी, ने कहा था कि हमें शहरी स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज और पीपीपी प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करने की पूरी शक्ति मिलनी चाहिए। दंडात्मक शक्ति का अभाव। सीएजी सिर्फ भौंक सकता है, रिपोर्ट काट नहीं सकता, पनिश। सजा देने का काम संसद या कोर्ट का है। तो 2026 में क्या बदला है? आज के भारत में हम डेटा एनालिटिक्स और एआई बेस्ड ऑडिटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्तमान सीएजी के संजय मूर्ति जी, जो टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि रखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऑडिट रियल टाइम हो सके, यानी खर्च होते ही पता चल जाए, न कि 2 साल बाद। में जिक्र है कि हाल ही में 2025 में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने जीएसटी कलेक्शन और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में खामियां उजागर की हैं। ये दिखाता है कि सीएजी आज भी प्रासंगिक है। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो दृष्टि, हम सीधे युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं। मैं सवाल दागूंगा, तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से जवाब देना है। देखो, प्रश्न 1, भारत में सीएजी के पद का क्या महत्व है? वो संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। सीएजी की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति यानी पीएसी विचार करती है। सीएजी उन निकायों का ऑडिट नहीं कर सकता जो प्राइवेट सेक्टर के हैं। सर, पहला कथन गलत है। सीएजी नियंत्रक नहीं है, वो पैसे निकलने से नहीं रोक सकता, चाहे आपातकाल हो या नहीं। दूसरा सही है, यानी पीएसी और सीएजी का रिश्ता। तीसरा भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि पीपीपी और कुछ मामलों में वो ऑडिट कर सकता है, लेकिन सामान्यतः निजी कंपनियों का नहीं करता। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से देखें तो सही जा रही हो। उस सवाल में मुख्य फोकस था कि क्या वो खजाने से पैसा निकलने पर रोक लगा सकता है? जवाब है नहीं। इसलिए कथन 1 गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। ए, सीएजी की नियुक्ति, आर्टिकल 148। बी, सीएजी के कर्तव्य, आर्टिकल 159। सी, खातों का प्रारूप यानी आर्टिकल 150। डी, ऑडिट रिपोर्ट यानी आर्टिकल 151। याद है ट्रिक? CDFR। बिल्कुल सर। A 148, B 159, C 150, D 151। ये तो मुफ्त के नंबर है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने सीएजी को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी क्यों कहा? इसका जवाब तुम्हें अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के इर्द गिर्द बुनना होगा। सुप्रीम कोर्ट कानून की रक्षा करता है, चुनाव आयोग लोकतंत्र के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है, लेकिन सीएजी लोकतंत्र के इंजन यानी फाइनेंस की रक्षा करता है। अगर इंजन में ईंधन ही चोरी हो जाएगा तो गाड़ी यानी देश कैसे चलेगी? दृष्टि और मेरी क्लास के सभी साथियों, सीएजी कोई बोरिंग सरकारी ऑडिटर नहीं है, वो जनता का एजेंट है। जब हम टैक्स भरते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि उस पैसे से सड़क बनेगी, स्कूल बनेंगे, किसी नेता का बंगला नहीं। सीएजी उस उम्मीद का रक्षक है। आर्टिकल 148 से 151 सिर्फ संविधान के अनुच्छेद नहीं है, ये वो 4 दीवारें हैं जो भ्रष्टाचार की बाढ़ को रोकने की कोशिश करती हैं। 2026 में जब डेटा नया तेल है, सीएजी की भूमिका और भी बड़ी हो गई है। अब हमें स्मार्ट ऑडिट चाहिए। सर, आज सच में लगा कि संविधान जिंदा है। सीएजी अब सिर्फ एक फुल फॉर्म नहीं, एक इमोशन है। और यही इमोशन तुम्हें लबासना तक ले जाएगा। याद रखना, टेलीग्राम ग्रुप मान एजुकेशन पर मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट्स और 2025-26 के करंट अफेयर्स डाल दिए हैं, उन्हें देख लेना। अगली क्लास में हम मिलेंगे भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के साथ, कानून का सबसे बड़ा वकील। तब तक के लिए जय हिंद।